पश्चिम बंगाल 2026 के चुनाव नतीजे सच में चौंकाने वाले थे, है ना? खैर, इस एक्सप्लेनर में हम किसी राजनीतिक बहस में नहीं पड़ने वाले। हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डेटा और ठोस रिसर्च के जरिए ये समझेंगे कि आखिर ये ऐतिहासिक बदलाव कैसे हुआ। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में बांट कर देखेंगे। शुरुआत करेंगे इस बड़े ऐतिहासिक बदलाव से, फिर वोटिंग पैटर्न के पीछे का डेटा खंगालेंगे। उसके बाद हम हिंदू वोटर्स के बीच हुए दिलचस्प बंटवारे को समझेंगे, संदेश खाली की एक केस स्टडी देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि चुनाव के परे लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मई 2026 के उस चुनावी भूकंप की, जिसने सबको हैरत में डाल दिया। 9 मई 2026 ये वो दिन था जब एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और सच कहूं तो वहां एक बेहद दिल छू लेने वाला पल भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर 97 साल के एक दिग्गज नेता माखन लाल सरकार को गले लगाया और उनके पैर छुए। अब माखन लाल सरकार भारतीय जनसंघ के शुरुआती दिनों के नेता रहे हैं, तो ये पल एक तरह से दशकों लंबी राजनीतिक यात्रा के पूरा होने का प्रतीक था। इस बदलाव का पैमाना देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी ने पूरे 207 सीटें हासिल की। वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता में मजबूती से टिकी हुई तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। एक इतने लंबे शासन का ऐसे खत्म होना कोई छोटी बात नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीनी स्तर पर यह रातों रात तो हुआ नहीं होगा। तो फिर ये सब कैसे हुआ? इसी कैसे का जवाब ढूंढने के लिए चलिए अब सीधे वोट के पीछे के डेटा को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इसके लिए हम IZA डिस्कशन पेपर नंबर 18,475 की मदद लेंगे। ये कोई ओपिनियन पीस नहीं है, बल्कि एक बेहद सॉलिड डेटा पर आधारित रिसर्च पेपर है। इसमें 2011 से लेकर 2024 तक के 6 चुनावों का एकदम विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया है। मतलब एकदम पक्का वैज्ञानिक डेटा। और ये रिसर्च 2016 के बाद के एक बहुत ही साफ भौगोलिक बदलाव को सामने लाती है। असल में हुआ ये कि टीएमसी ने उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रखी जहां मुस्लिम आबादी का हिस्सा ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने उन इलाकों में अपनी पैठ बना ली जहां मुस्लिम आबादी कम है। तो साफ तौर पर यह डेटा राज्य में हुए एक बहुत ही गहरे जनसंख्याकीय ध्रुवीकरण की तस्वीर पेश करता है। लेकिन रुकिए, अगर हम इसे सिर्फ धर्म के चश्मे से देखेंगे तो शायद पूरी तस्वीर समझ नहीं आएगी। बात करते हैं हिंदू वोटर्स के बीच हुए बंटवारे और आर्थिक भेद्यता यानी आर्थिक कमजोरी की। यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू है आर्थिक कमजोरी। इसे समझने के लिए जनगणना की 2 श्रेणियों को देखते हैं, सीमांत मजदूर और मुख्य मजदूर। सीमांत मजदूर वो हैं जिन्हें साल में 180 दिन से भी कम काम मिलता है। सोचिए, ये कितनी भयंकर आर्थिक असुरक्षा है। और दूसरी तरफ हैं मुख्य मजदूर, जिन्हें 180 दिन से ज्यादा का रोजगार मिलता है, यानी ये आर्थिक रूप से थोड़े बेहतर स्थिति में हैं। यही वो पॉइंट है जो साबित करता है कि हिंदू मतदाताओं के भीतर भी एक बहुत गहरी दरार थी। जो बेहद कमजोर सीमांत मजदूर थे, उन्होंने टीएमसी की कल्याणकारी योजनाओं का मजबूती से साथ दिया। भाई जाहिर सी बात है, उनके लिए तो ये योजनाएं जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा थी। वहीं दूसरी ओर जो थोड़े बेहतर स्थिति वाले मजदूर और कृषि क्षेत्र थे, वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये हमें बताता है कि पहचान की राजनीति और लोगों की भौतिक जरूरतें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। मतलब सिर्फ धर्म ने नहीं, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति ने भी उनका वोट तय किया। अब इन बड़ी बड़ी थ्योरीज को जमीन पर समझने के लिए सीधे चलते हैं संदेश खाली निर्वाचन क्षेत्र नंबर 123 की एक दिलचस्प केस स्टडी देखते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड सीट है और इसका इतिहास उस अकादमिक थ्योरी से बिल्कुल सटीक मेल खाता है। देखिए, 1977 से लेकर 2011 तक दशकों तक इस इलाके में लेफ्ट का दबदबा रहा। फिर 2016 में टीएमसी के सुकुमार महतो ने यहां से जीत हासिल की और 2021 में भी अपनी सीट बचाए रखी। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2026 में, जब बीजेपी के सनत सरदार ने यहां से जीत दर्ज की। सच में ये एक अकेली सीट बंगाल के पूरे राजनीतिक बदलाव की कहानी बयां करती है। कैसे लेफ्ट के क्लास आधारित वोट से टीएमसी की वेलफेयर पॉलिटिक्स तक और फिर 2026 में बीजेपी की पहचान आधारित सफलता तक का सफर तय हुआ। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इन चुनावों के नतीजों का मतपेटी से परे एक लोकतंत्र के तौर पर क्या असर होता है।
ये रिसर्च दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए एक तरह का अलर्ट है, एक बहुत ही चिंताजनक चक्र के बारे में। ये शुरू होता है पहले कदम से, जब पहचान की राजनीति बहुत हावी हो जाती है। दूसरे कदम में इसकी वजह से लोगों की जो असली आर्थिक जरूरतें हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। तीसरा कदम, जब ऐसा होता है तो चुनावी अनुशासन कमजोर पड़ने लगता है, जिसका नतीजा होता है चौथा कदम, राजनेता सुशासन के लिए मेहनत करना कम कर देते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब नेताओं को ये समझ आ जाता है कि वोटर उनके काम या अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पहचान के आधार पर वोट देगा, तो वो भी जनता की सेवा और विकास के लिए कम प्रयास करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही आलोचनात्मक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जरा सोचिए, जब किसी वोटर की पहचान उसकी रोजमर्रा की भौतिक सच्चाई पर पूरी तरह हावी हो जाती है, तो असल में चुनावी जवाबदेही का क्या होता है? क्या उस हालत में एक लोकतंत्र की नींव सच में मजबूत रह पाती है? ये आंकड़े और ये रिसर्च सिर्फ बंगाल चुनाव के बारे में नहीं है। ये हर उस व्यवस्था के लिए एक बड़ा सवाल है जहां वोटिंग का आधार काम और तरक्की से खिसक कर सिर्फ पहचान पर सिमट जाता है। खैर, ये यकीनन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।